जय बाकी दोस्तों, मैं उमाकांत सेन जेवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने देखा था दोस्तों सामाजिकरण को लेकर, और सामाजिकरण की कुछ परिभाषाएं देखी थी, सामाजिकरण की कुछ विशेषताएं देखी थी। दोस्तों आज हम देखेंगे कि सामाजिकरण का जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। दोस्तों अब देखिए, कल मैंने आपको अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के जो कथन थे वह मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और उसमें से पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा। दोस्तों उसमें हमने आपको प्रभावित करने वाले कारक भी दिए हैं, उसको डाउनलोड करके अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। दोस्तों अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं, हमारा जो विषय है वह है सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए, सामाजिकरण, बालक के अंदर जो सामाजिकरण हो रहा है, समाज के प्रति जो एकीकरण हो रहा है, उसमें कौन कौन से जो कारक होते हैं वह प्रभावित होते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं, सबसे पहला होता है विद्यालय। ये मैंने आपको बताया था कि विद्यालय एक ऐसा होता है जहाँ पे बालक एक घर के त्याग होने की उसके अंदर एक भावना आती है। विद्यालय के द्वारा ही बालक अपना घर संसार छोड़ने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि विद्यालय से वह गुण प्राप्त होता है कि वह घर से बाहर जाके पढ़ाई करता है और धीरे धीरे वह विद्यालय जाता है, फिर वह कॉलेज लेवल पे जाता है। इसका मतलब क्या है, वह अपनी जो अध्ययन करता है वह घर से बाहर रहकर करता है दोस्तों। और विद्यालय में उससे कई प्रकार का ज्ञान मिलता है, कई प्रकार के लोगों के साथ बैठकर कई प्रकार की बातें सीखता है, और वहां पर अलग अलग अध्यापकों के द्वारा अलग अलग उसको टीचिंग करवाई जाती है, उसको शिक्षण करवाया जाता है। तो इस प्रकार से वह विद्यालय में कई प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है और उसके अंदर सामाजिकरण का विकास होता है। दोस्तों अब देखिए, दूसरी बात होती है अध्यापक। अध्यापक भी एक सामाजिकरण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि अध्यापक के द्वारा बालकों का मूल्यांकन किया जाता है, बालकों का टेस्ट इकाई मूल्यांकन लिया जाता है। इकाई मूल्यांकन के द्वारा बालकों का बालक किस स्तर पे बालक का विकास हो रहा है, किस स्तर पे बालक का विकास नहीं हो रहा है। बालक का व्यवहारिक ज्ञान लिया जाता है, व्यवहारिक का मूल्यांकन किया जाता है, उसका सब्जेक्ट विषय के वार के अनुसार उसका मूल्यांकन किया जाता है। उससे यह पता लगाया जा सकता है दोस्तों कि बालक के अंदर किस क्षेत्र में विकास हो रहा है, किस क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। इस चीज का पता कौन लगाता है दोस्तों? अध्यापक लगाता है जब बालक विद्यालय जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारी अगली बात क्या होती है? परिवार। परिवार तो वही मैंने आपको सबसे पहले बताया था, परिवार एक बालक का एक प्राथमिक विद्यालय होता है। परिवार बालक का एक प्राथमिक विद्यालय होता है। अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बालक का प्राथमिक विद्यालय कौन होता है, तो बालक का जो प्राथमिक विद्यालय होता है वह होता है बालक का परिवार। बालक परिवार में रहकर कई प्रकार की भावनाओं के बारे में सीखता है। एक तो प्रेम की भावना सीखता है, प्रेम, त्याग, परोपकार, सहनशीलता, दया, रुचि, प्रेम, इस तरीके के जो भाव होते हैं, जो व्यवहार होते हैं, उन सब का ज्ञान कहाँ से मिलता है बालक को? उस सब की शुरुआत कहाँ से होती है? वह उसके परिवार से होती है। इसीलिए उसका सामाजिकरण परिवार से होना प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। वह परिवार में रहकर समाज के प्रति रुचि रखने लगता है, परोपकार की भावना आने लगती है, त्याग की भावना आने लगती है, दया की भावना, सहिष्णुता आने लगती है उसके अंदर, प्रेम की भावना जागृत होने लगती है, और अपने जो परिवार के सदस्यों के द्वारा उसके लिए किसी भी चीज के लिए प्रेरित करने के लिए कहा जाता है। तो कई प्रकार का विकास होता है उसका परिवार में, इसीलिए परिवार का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है दोस्तों। अगली बात आती है खेल। खेल मैंने आपको बताया था, खेल में बालक क्या होता है, अनेक प्रकार के खेलों के माध्यम से बालक के अंदर विकास होता है। कई तरह के खेल खेलता है, उन खेलों के माध्यम से उसके अंदर भी सामाजिकरण का विकास होता है। खेल में वह खिलाड़ियों के साथ जाता है, खिलाड़ियों के साथ वह खिलाड़ी भावना उसके अंदर विकसित होती है। वहाँ उनके साथ जातिगत जो भेदभाव होते हैं वह दूर होते हैं। कई प्रकार के खिलाड़ियों के साथ खेलता है वह, उनके साथ उसको देखने को मिलता है, उनके अंदर उनको टीम स्पिरिट की भावना देखने को मिलती है। किस प्रकार एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के प्रति एक संगति बना के चलता है, तो वह सिर्फ चीज कहाँ देखने को मिलती है? वह खेल के मैदान में देखने को मिलती है दोस्तों। इसलिए सामाजिकरण का एक कारक क्या होता है दोस्तों? खेल होता है। दूसरा होता है दोस्तों पड़ोसी समूह है। कल भी हमने पढ़ा था कि सामाजिकरण में पड़ोस में जो आसपास के जो व्यक्ति रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनका प्रभाव भी पड़ता है दोस्तों हमारे सामाजिकरण के विकास पर, कि किस तरीके का उनका वातावरण है, किस तरीके का उनका व्यवहार है, हमारे प्रति उनका व्यवहार कैसा है। क्योंकि पड़ोसी जो समूह होते हैं उनके द्वारा बालक कुछ सीखता है। ऐसा नहीं होता कि आप कहीं भी रह रहे हैं तो आपको कुछ जानकारी न मिले, आपको सीखे नहीं, बिल्कुल आपको वही माहौल मिलेगा। आपका जो आपका आस पड़ोस का माहौल रहता है, जो वातावरण रहता है, वह बालक के सामाजिकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है दोस्तों। अगली बात होती है दोस्तों आर्थिक, धार्मिक और राजनीति एवं सांस्कृतिक संस्थाएं। देखिए, सामाजिकरण के लिए कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सामाजिकरण का जो विशेषताएं मैंने देखा था कि उनका जो विकास होता है वह प्राइवेट एजेंसियों पर होता है,
संस्थानों पर होता है, इस प्रकार कल हम लोगों ने देखा था। तो देखिए वही बात यहाँ आती है, आर्थिक समाजीकरण रहने के लिए आर्थिक स्थिति का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आर्थिक स्थिति का मतलब ऐसे है दोस्तों, जैसे कि कोई बालक ऐसे होते हैं जो शहर में पढ़ाई करते हैं, कई बालक ऐसे होते हैं जो शहर में पढ़ाई करते हैं, और कई बालक ऐसे होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई करते हैं। लेकिन जो बालक शहरी क्षेत्र में पढ़ाई करता है, और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई करता है, तो उनका जो विषयवार के अनुसार उनका जो ज्ञान रहता है, समाजीकरण का विकास होता है, वह उनका तीव्र गति से होता है। उनका विकास तीव्र गति से होता है, क्योंकि उनका सामाजिकरण विकास में उनके साथ कई लोगों का उठना बैठना रहता है, कई प्रकार की गतिविधियां होती हैं, कई प्रकार के गेम्स वगैरह होते हैं। इसमें बालक के अंदर सामाजिकरण बहुत तीव्र गति से डेवलपमेंट होता है। लेकिन यही स्थिति अगर एक ग्रामीण बच्चे के साथ की जाए, तो जो बच्चा ग्रामीण होता है, शासकीय विद्यालय में पढ़ता है, उसको जो सामाजिकरण होता है वह थोड़ा मंद गति से चलता है, धीमी गति से होता है, क्योंकि उसका जो माहौल रहता है वह उस तरीके का नहीं होता जो कि एक शहरी बच्चे का होता है। दोस्तों यहीं पर एक बात आती है दोस्तों, धार्मिक रूप से भी उसका सामाजिकरण होता है। अलग अलग धर्मों का अलग अलग उनकी संस्कृति होती है, उनकी सभ्यताएं होती हैं, जिनके द्वारा भी बालक के अंदर क्या होता है, सामाजिकरण का विकास होता है। यही राजनीति एक ऐसा विषय होता है जिसमें बालक के अंदर, जैसे विद्यालय है, देखिए सामाजिकरण का विकास कैसे हो रहा है। बालक जब विद्यालय में है, तो विद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हुआ, या अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, तो वहां पे बालक क्या होता है, वहां पे अध्यक्ष पद के लिए बालक अपनी दावेदारी पेश करता है। अपनी उस अध्यक्ष पद के लिए वह अपने आप को सामने खड़ा करता है। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर कौन सा गुण उत्पन्न हो रहा है, उसके अंदर राजनीति का गुण उत्पन्न हो रहा है, उसके अंदर राजनीति का सामाजिकरण हो रहा है, वह राजनीति के बारे में अग्रसर होना चाहता है। तो ये होता है दोस्तों हमारे राजनीति को लेकर, जो कि सामाजिकरण में एक हमारा अहम रोल प्ले करता है। अगली बात होती है दोस्तों सांस्कृतिक संस्थाएं जो रहती हैं, इनका मतलब क्या है। सांस्कृतिक संस्थाएं जहां पर संगीत विद्यालय को होती हैं, कहीं संगीत होता है, तो कहीं पर कला की संस्थाएं होती हैं, कहीं चित्रकला की होती है, तो कहीं डांस की संस्थाएं होती हैं। इन जगहों पर बालक क्या सीखता है, अलग अलग प्रकार का सामाजिकरण सीखता है, उनके प्रति एकदम अपनी गतिविधियों को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत बनाता है। कोई बालक ऐसे होते जो डांस प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, कई बालक ऐसे होते हैं जो चित्रकला की संस्था में जाते हैं, कई बालक ऐसे होते हैं जो संस्कृत की विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो संस्कृत में रुचि रखते हैं। कई बालक ऐसे होते हैं जो अपनी अंग्रेजी की क्लास पढ़ने के लिए जाते हैं। कई विद्यालय ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चे गणित पढ़ने यहाँ के लिए आते हैं। इस तरीके से क्या है, अलग अलग सांस्कृतिक संस्थाएं जो होती हैं वह भी बालक के सामाजिकरण में बहुत ज्यादा मदद करती हैं दोस्तों। अब यहाँ पर अगली बात जो आती है दोस्तों, वह आती है सामाजिक प्रभाव। देखिए यह जो मैंने आपको पढ़ाया, यह है सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक, लेकिन इन्हीं से कुछ मिलता जुलता जो रहता है वह होता है दोस्तों हमारे क्या, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले जो प्रभाव होते हैं, किस तरीके से वह प्रभाव डालते हैं सामाजिकरण पर। बालक के ऊपर जो प्रभाव पड़ते हैं वह किन किन चीजों के पड़ते हैं, तो इनसे कुछ मिलते जुलते हुए रहते हैं। जैसे कि सामाजिक प्रभाव, बालक जिस जगह पर रह रहा है उसका सामाजिक गुण कैसा है, उसका संस्कृति कैसी है, उसकी सभ्यता कैसी है, उसकी जो बोल सकते हैं सामाजिकता, आसपास का जो वातावरण है वह किस प्रकार का है, वह भी निर्भर करता है। उसका बालक के जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उसके सामाजिकरण के ऊपर, इसीलिए इसका ये प्रभाव लिखा गया है क्या, सामाजिक प्रभाव। दूसरा होता है राजनीतिक प्रभाव, वही जो मैंने आपको बताया, बालक कोई छात्र संघ का अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश करता है तो बालक के अंदर एक गुण पैदा होता है। कौन सा गुण पैदा होता है, राजनीति का गुण पैदा होता है, उसके अंदर सामाजिकरण का विकास होता है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, बालक के अंदर राजनीति का भी प्रभाव पड़ता है उसके सामाजिकरण में। इसके बाद जो बात आती है दोस्तों आर्थिक प्रभाव, जो ही मैंने आपको बताया, वही जो मैंने आपको बताया आर्थिक स्थिति का प्रभाव। अगर बालक के पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसका सामाजिकरण जो है वो थोड़ा धीमी गति से होता है, लेकिन जिन बालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और अच्छी होती है, उनका जो सामाजिकरण का जो विकास होता है दोस्तों वह अत्यंत तीव्र गति से होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है सांस्कृतिक अब होता है दोस्तों परिवार का आकार। परिवार का आकार मतलब क्या है, परिवार का आकार इसका मतलब है कि जिस परिवार में बालक रह रहा है, जो परिवार है बालक का, उस परिवार का वातावरण कैसा है,
उस परिवार में जो लोग रहते हैं उनका व्यवहार कैसा है। देखिए, अगर बालक के परिवार में आपस में झगड़े होते रहते हैं, या ईर्ष्या की भावना होती है, या द्वेष की भावना होती है, घृणा की भावना होती है, आपसी कलह होते रहते हैं, तो वहां पर बालक के अंदर जो सामाजिकरण का विकास होता है वह अत्यंत तीव्र गति से नहीं हो पाता है। उसका जो सामाजिकरण का विकास होता है वह धीरे धीरे रुकने लगता है, क्योंकि बालक के दिमाग में वही सब कुछ चलने लगता है जो कि उसके घर में होता है। उसके घर में जो आपसी कलह होते हैं, द्वेष की भावना होती है, घृणा की भावना होती है, इस चीज का असर किस पे पड़ता है? बालक के ऊपर पड़ता है। और बालक जिस तरीके का सामाजिकरण का विकास बालक का होना चाहिए वह बालक का नहीं हो पाता है, क्योंकि बालक के दिमाग में, मस्तिष्क में वही सब कुछ चलता रहता है, इसलिए उसका सामाजिकरण जो विकास रहता है वह रुक जाता है या मंद गति से होने लगता है। दूसरा है दोस्तों, शरीर की बनावट एवं स्वास्थ्य। शरीर की बनावट, देखिए आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति दिखने में सुंदर या सुडौल या शारीरिक बनावट में हष्टपुष्ट होते हैं, उनका जो सामाजिकरण होता है वह अत्यंत ज्यादा तीव्र गति से होता है, क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त मित्र मंडली होती है, उनके दोस्त यार होते हैं, उनके साथ हर कोई व्यक्ति उनके साथ बैठ के बात करना पसंद करता है। इससे क्या होता है, जितने ज्यादा लोगों के साथ वह बैठना पसंद करेगा उतने ज्यादा उसका सामाजिकरण का विकास होगा। लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अपने शारीरिक रूप से अपंग होते हैं या विकलांग होते हैं, जिनके लिए क्या होता है, इनके लिए नकारा जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, जिससे बालक के प्रति अंदर से हीन भावना पैदा होती है और उसका जो सामाजिकरण का विकास होता है वह रुकने लगता है या मंद गति से होने लगता है। उसका पूर्ण विकास नहीं हो पाता, जिस तरीके का उसको सामाजिक जो विकास मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अगली जो बात आती है दोस्तों, मनोरंजन की सुविधाएं। देखिए, मनोरंजन की सुविधाएं, कई प्रकार की मनोरंजन की सुविधाएं होती हैं। जो व्यक्ति घरों में रहते हैं तो घर में छोटे छोटे से अपने मनोरंजन जो खेल होते हैं, खेलों के माध्यम से उनकी सुविधाओं के द्वारा उनका सामाजिकरण का विकास होता है। लेकिन कई बालक ऐसे होते हैं जो अलग अलग प्रकार के गेम्स खेलते हैं, एथलेटिक्स खेलते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, उससे भी सामाजिकरण का विकास होता है। जैसे कि हम और आप जो हैं, हम और आप कई प्रकार के धारावाहिक कथाएं देखते हैं, कुछ आपके जो टीवी टेलीविजन पे जो सीरियल्स वगैरह आते हैं उनसे भी कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि आपने महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, इस तरीके के जब ये सीरियल्स वगैरह धारावाहिक कथाएं जो बायोपिक रूप से बनी होती हैं, किसी महापुरुष के एक आत्मचरित्र के ऊपर बनी होती हैं, उसको जब देखते हैं तो बालक के अंदर एक सामाजिकरण का विकास होता है कि इसके द्वारा इस तरीके का आचरण किया गया और बालक के अंदर एक वीर पूजा की भावना उत्पन्न होती है। दोस्तों, इससे क्या होता है, बालक के अंदर भी सामाजिकरण का विकास होता है। देखिए दोस्तों, तो ये हम लोगों ने जो पढ़ा ये है सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक। जो मैंने आपको पढ़ाया है इसकी पीडीएफ की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी है, आप उसको देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया नहीं है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर आपको लिखवाने का नहीं है। अगर आपको लिखवाने का है तो आपके पास बहुत सारी बुक हैं, बहुत सारी बुक में से आप पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा काम यहाँ पर आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है, समझाना है। पढ़ने को आपके पास बहुत सारा मटेरियल है, आपकी एक बुक नहीं, आप तो 100 बुक भी रख लें उसमें भी आपको पढ़ना ही है। लेकिन उसमें सबसे पहले होती है माइंड को कैप्चर करना। इसका मतलब क्या, आपका काम है समझना। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी दोस्तों। इसीलिए हम यहाँ पे समझेंगे। रिटन वर्क आपके लिए पीडीएफ के द्वारा दे दिया जाता है, वही के वही आप नोटबुक में नोट करिएगा और पढ़ाई करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम या सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा दोस्तों सामाजिकरण के जो प्रमुख कारक होते हैं वह दोस्तों हमारे ये होते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, यहीं पर दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक का नाम है, यहीं पर एक मनोवैज्ञानिक का नाम है दोस्तों, जिनका नाम है एरिक एरिक्सन। जिनका नाम क्या है दोस्तों, एरिक एरिक्सन इनका नाम है, जिन्हें मनोसामाजिक के सिद्धांत दिए हुए हैं। एरिक एरिक्सन महोदय ने मनोसामाजिकता के जो सिद्धांत हैं वह दिए हुए हैं दोस्तों। और इनके जो सिद्धांत की जो संख्या है, इनके जो सिद्धांत की जो संख्या है वह 8 है। आपसे 2 प्रश्न आपसे बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। वह प्रश्न क्या है कि एरिक एरिक्सन महोदय के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है, तो हमारा आंसर होगा मनोसामाजिकता का सिद्धांत दिया गया है। अब यही प्रश्न अगर आपसे घुमा के पूछ लिया जाता है कि मनोसामाजिकता का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, तो आपका आंसर रहता है एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है दोस्तों। लेकिन अगर इसमें से अगर आपसे सिद्धांतों की संख्या पूछी जाती है दोस्तों, तो संख्या आपकी क्या रहेगी, 8 रहेगी, कि एरिक एरिक्सन महोदय के द्वारा जो मनोसामाजिकता के जो सिद्धांत दिए गए हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या 8 होती है।
अब दोस्तों हम देखेंगे एरिक एरिक्सन ने जो सिद्धांत दिए हैं वह किस प्रकार दिए हैं और कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं और उन सिद्धांत का क्या मतलब निकलता है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे सामाजिकरण या मनोसामाजिकता के जो सिद्धांत हैं जो एरिक एरिक्सन महोदय के द्वारा दिए गए हैं वह आपको यहाँ बताए जाएंगे। देखिए, सबसे पहली तो बात प्रश्न मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ, मनोसामाजिक सिद्धांतों की संख्या कितनी है? मनोसामाजिक सिद्धांतों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहला हमारा यहाँ से प्रारंभ करेंगे मनोसामाजिकता के सिद्धांत। मनोसामाजिकता के सिद्धांत यह दोस्तों होते हैं 8। कितने होते हैं दोस्तों? 8 होते हैं। किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? एरिक एरिक्सन के द्वारा। एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है दोस्तों। कहीं कहीं पर यह लिखा रहता है एरिक एरिक्सन, इसमें दोस्तों कंफ्यूजन होने का नहीं है अपन को। एरिक एरिक्सन बात एक ही है। प्रश्न है एरिक एरिक्सन महोदय के द्वारा मनोसामाजिकता के सिद्धांत दिए गए हैं जिनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 8 है। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो सिद्धांत दिया गया दोस्तों वह सिद्धांत का नाम है दोस्तों विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास। देखिए, विश्वास बनाम अविश्वास का मतलब क्या है? इसका जो समय काल होता है, इसका समय काल होता है दोस्तों 0 से 1 वर्ष का। कितना समय काल होता है दोस्तों? 0 से 1 वर्ष तक का यह समय होता है दोस्तों। इसके बाद जो हमारा अगला पूछा जाता है वह होता है दोस्तों स्वतंत्रता बनाम शर्म। यह जो पूछा जाता है दोस्तों वो देखिए स्वतंत्रता बनाम शर्म। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये क्या है स्वतंत्रता बनाम शर्म, ये कैसा सिद्धांत है? इसका जो समय होता है दोस्तों वह होता है हमारा 1 से 3 वर्ष का। देखो, इसका मतलब यह है अगर बालक के अंदर से विश्वास है, अगर बालक जिस कंडीशन पे 0 से 1 वर्ष पर बालक के अंदर विश्वास भी रहता है, बालक के अंदर अविश्वास भी रहता है। बालक तो यह सोचता है कि मैं यह काम कर लूंगा। बालक जब 0 से 1 वर्ष के बीच का रहता है तब बालक क्या सोचता है, यह काम हम कर लेंगे, उसके अंदर विश्वास रहता है। लेकिन अगर वह गिर जाता है या उसके द्वारा वो कार्य नहीं कर पाता है तो इसका मतलब क्या, उसके अंदर मनोबल टूट जाता है और उसके अंदर एक अविश्वास का भाव पैदा होने लगता है। देखिए, कोई बालक जब छोटा रहता है तो वह उठने का प्रयास करता है, इसका मतलब क्या, उसके अंदर पूरा विश्वास रहता है। लेकिन जब वो उठता है, चलने की कोशिश करता है, गिर जाता है तो इसका मतलब क्या, उसको अपने ऊपर अविश्वास हो जाता है और फिर वह अकेले से उठता नहीं है। यहीं पर दूसरी बात क्या होती है दोस्तों, स्वतंत्रता बनाम शर्म। इसका जो समय काल होता है दोस्तों वह होता है 1 से 3 वर्ष का। 1 से 3 वर्ष का स्वतंत्रता बनाम शर्म। अगर कोई बालक 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में है, अगर कोई बालक 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में है दोस्तों, इस कंडीशन में बालक अगर कोई कार्य कर रहा है, बालक अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसके लिए आप वह कार्य करने दें, क्योंकि बालक अगर स्वतंत्रता महसूस करेगा तो वह कार्य करेगा। लेकिन अगर वह कार्य कर रहा है और आपके द्वारा उसको एकटक दृष्टि से देखा जा रहा है, उसको एकटक दृष्टि से अगर देखा जा रहा है दोस्तों, या उसको आप ध्यान से घूर कर अगर आप देख रहे हैं और बालक अगर आपको देख ले कि आप उसको देख रहे हैं, तो बालक के अंदर मन में क्या आने लगता है, एक शर्म का भाव पैदा होने लगता है। वही है दोस्तों स्वतंत्रता बनाम शर्म। मतलब स्वतंत्रता से काम करने पर अगर आपके द्वारा कोई भी या बात बोल दी जाती है या उसको उसकी प्रशंसा कर दी जाती है दोस्तों, तो बालक के अंदर शर्म का भाव पैदा होने लगता है। वह इनका दूसरा सिद्धांत है जो 1 से 3 वर्ष तक की अवधि का माना जाता है दोस्तों। तीसरा जो हमारा सिद्धांत होता है दोस्तों वह होता है दोस्तों पहल बनाम अपराध बोध।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो तीसरा मनोसिद्धांत है वह है दोस्तों पहल बनाम अपराध बोध का भाव। यह रहता है दोस्तों 3 से 5 वर्ष के बीच का रहता है। कब से कब तक का रहता है दोस्तों? पहल बनाम अपराध बोध। देखिए, बालक जब कोई भी पहल करता है, बालक जब भी कोई पहल करता है, अगर उस पहल करने पर आपके द्वारा कोई भी बात अगर बोल दी जाती है या उसके द्वारा हंस दिया जाता है, जैसे कि कोई बालक आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जो रहता है 3 से 5 वर्ष का, आप अगर पानी भरने गए हो तो बालक भी एक छोटा सा लोटा लेकर जाएगा या कुछ भी गिलास लेकर जाएगा, उसमें पानी भर के लेके आएगा। लेकिन अगर उसके पानी भरने पर अगर आप उससे बोलेंगे या उसके ऊपर हंस देते हैं अगर आप, तो बालक क्या सोचता है कि ऐसा तो नहीं कि हमने कोई अपराध कर दिया है, ऐसा तो नहीं कि हमारे द्वारा कोई गलती कर दी गई है। इस तरीके का भाव बालक के अंदर आने लगता है दोस्तों। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पहल बनाम। बालक के द्वारा पहल की जाती है, पहल करने पर, जब पहल करने पर बालक के ऊपर थोड़ा सा हंस दिया जाता है या बालक की थोड़ा बड़वारी कर दी जाती है, तो बालक क्या सोचता है कि ऐसा तो नहीं कि हमने जो काम प्रारंभ किया है उसमें कोई गलती तो नहीं हो गई, और उसको अपने अंदर से उसको क्या महसूस होने लगता है? जैसे उसने क्या कर दिया है, अपराध का बोध होने लगता है, जैसे कि मुझसे कोई अपराध हो गया है। इसकी जो अवस्था होती है वह होती है 3 से 5 वर्ष की अवस्था होती है दोस्तों। अगला होता है परिश्रम बनाम हीनता की भावना। कौन सा दोस्तों? परिश्रम बनाम हीनता का भाव होता है, और यह होता है दोस्तों 6 से 12 वर्ष का। देखिए, बालक का उम्र कितना हो गया? बालक का उम्र हो गया 6 से 12 वर्ष का। अब देखिए, यहाँ पर बालक का जो गुण पाया जाता है, उसका जो सिद्धांत का नाम है वह है परिश्रम बनाम हीनता। बालक क्या करता है? बालक परिश्रम करता है। इस वक्त बालक पढ़ने के लिए जाता है, विद्यालय जाता है, विद्यालय जाकर वह बहुत मेहनत करता है। जब वह बहुत मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद वह अपने अंदर एक खुश मिजाज रहता है, वह अपने अंदर खुशी महसूस करता है। लेकिन अगर वही बालक अगर मेहनत ना करे, जब वह मेहनत नहीं करता है, तब उससे कुछ नहीं बनता है। और जब वह किसी में से मित्र के साथ खड़ा होता है जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज या होशियार रहता है, तब बालक अपने अंदर क्या महसूस करता है? बहुत ही हीन महसूस करता है कि काश मैंने भी पढ़ लिया होता तो आज मैं भी इसके बराबर होता। तो यह जो एक उम्र होती है, वह सिद्धांत का नाम क्या है? परिश्रम बनाम हीनता। अगर बालक परिश्रम करता है तो अपने आप को खुश महसूस करता है, लेकिन अगर परिश्रम नहीं करता, वनाम का मतलब क्या होता है? वर्सेस का मतलब बात विरोध की चल रही है। इसका मतलब क्या है? अगर हमें परिश्रम नहीं करता है बालक, तो अपने अंदर एक हीन भावना पैदा करता है दोस्तों। तो यही होता है इसका कौन सा सिद्धांत? परिश्रम बनाम हीनता का सिद्धांत। अगला जो हमारे सिद्धांत रहेगा दोस्तों, वह सिद्धांत हमारा रहेगा आत्मीयता बनाम अलगाव का सिद्धांत। आत्मीयता बनाम अलगाव। यहाँ पे आत्मीयता को अपन घनिष्ठ भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आत्मीयता के लिए घनिष्ठ भी लिख सकते हैं। और इसमें जो अलगाव शब्द का प्रयोग किया गया है, अलगाव का मतलब होता है दोस्तों अकेलापन। क्या होता है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, इसके पहले हमारा 4 सिद्धांत हुए हैं दोस्तों। इसके पहले हमारा 4 सिद्धांत हुआ है दोस्तों। 4 के बाद हमारे लिए 5वां लिखना है। यह हमारे द्वारा आपको 6वां सिद्धांत बता दिया गया है दोस्तों। अब हम 5वां सिद्धांत लिखना है दोस्तों। कौन सा लिखना है? 5वां सिद्धांत लिखना है दोस्तों। और वह लिखना है दोस्तों हमें पहचान बनाम संभ्रांति। मैं आपको समझा रहा था, समझाते समझाते मेरे दिमाग से निकल गया कि मुझे कौन सा सिद्धांत लिखना है। देखिए, अगला हमारा सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? पहचान बनाम संभ्रांति। बालक पहचान बनाता है, ठीक है दोस्तों। बालक क्या करता है? बालक इस अवस्था में एक पहचान बनाने की कोशिश करता है। बालक विद्यालय में रहता है, तो विद्यालय में क्या करता है? अपने आप को साबित करने के लिए बहुत मेहनत करता है। वह उस क्लास में टॉप पे आना चाहता है, वह अपनी कक्षा में फर्स्ट क्लास से पास होना चाहता है,
वह इतनी मेहनत करना चाहता है कि वह अव्वल आना चाहता है, वह पहला स्थान लेना चाहता है, तब बालक के अंदर क्या होती है, खुशी महसूस होती है। लेकिन अगर बालक पहचान नहीं बना पाता है, मान के चलो बालक ने कोई प्रयास किया और वह नहीं कर पाता है, वह प्रयास ही नहीं करता, तो बालक के अंदर भ्रांति पैदा होती है, संभ्रांति पैदा होती है कि आखिर हमारे अंदर कमी कहाँ रह गई, आखिर हमने ऐसा क्यों नहीं कर पाया, आखिर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, आखिर यह काम मेरे से क्यों नहीं हुआ। देखिए, दो मित्र आपस में हैं, एक मित्र का स्थान लग जाता है, कक्षा में टॉप पे रहता है, दूसरा मित्र फेल हो जाता है, तो उसके अंदर जो मित्र टॉप पे रहता है उसको बहुत खुशी होती है, लेकिन जो मित्र फेल हो जाता है वह क्या सोचता है कि आखिर मेरे से ऐसा क्या गलती हुई, मैंने तो बहुत कुछ किया था, लेकिन मेरे इतने कम नंबर कैसे, वही तो मैंने लिखा था जो उसने लिखा था, फिर भी मेरे नंबर इतने कैसे, मैंने तो बहुत कुछ लिख के आया था, मेरे से मेरी कॉपी चेक नहीं हुई, मेरी कॉपी गलत चेक हुई। इस तरीके की उसके अंदर भ्रांति पैदा होने लगती है। ये मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। तो ऐसे सिद्धांत का नाम क्या है दोस्तों, पहचान बनाम संभ्रांति का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पांचवा के बाद आता है छठवां नंबर। इसमें दोस्तों कभी कभी गलती हो जाती है, इस पर नोटिस ना करें दोस्तों। पांचवे के बाद आता है छठवां। छठवां क्या है दोस्तों, आत्मीयता बनाम अलगाव। क्या है दोस्तों, आत्मीयता बनाम अलगाव। यह जो अवस्था होती है दोस्तों, वह होती है 18 से 35 वर्ष के बीच में। कब होती है दोस्तों, 18 से 35 वर्ष के बीच में होती है। आत्मीयता का मतलब होता है इस वक्त बालक के अंदर, देखिए आप ध्यान से देखिए, 18 से 35, इसका मतलब क्या, किशोरावस्था की बात चल रही है दोस्तों। कौन सी बात चल रही है, किशोरावस्था की बात चल रही है। किशोरावस्था में बालक के अंदर घनिष्ठ मित्रता का भाव पैदा होने लगता है, घनिष्ठ मित्रता होने लगती है। वही यहाँ पर बात कही गई है कि जिन बालकों के घनिष्ठ मित्र होते हैं, जिन बालकों के घनिष्ठ मित्र होते हैं, वह अपने आप को बहुत ही अच्छा और बहुत ही अंदर से आत्मभाव की भावना उनके अंदर पैदा होती है, उनके अंदर एक अच्छा महसूसपन होता है। लेकिन अगर किसी बालक, अगर मान के चलो अगर घनिष्ठ मित्र नहीं होते हैं, अगर किसी बालक का घनिष्ठ मित्र नहीं होता है या मित्र यार नहीं होते हैं, तो वह बालक अपने अंदर एक अकेलापन महसूस करता है। अगर किसी बालक के मित्र होते हैं और वह किसी पार्क में जाकर बैठ के गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसके अंदर क्या, एक अच्छा भाव पैदा होता है। लेकिन अगर 4 लोग बैठकर बात कर रहे हैं और आपका कोई मित्र नहीं है और वह आप अकेले बैठे हैं, और आप जब दूसरे को देखते हैं कि देखो वो लोग कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक क्या महसूस होता है, एक अकेलापन महसूस होता है। वही सिद्धांत को यहाँ क्या कहा गया है दोस्तों, आत्मीयता बनाम अलगाव का सिद्धांत, जिसकी एज क्या होती है, 18 से 35 वर्ष होती है दोस्तों। अगला जो सिद्धांत है दोस्तों, वह है जननात्मक बनाम स्थिरता का सिद्धांत। क्या है दोस्तों, जननात्मक बनाम स्थिरता का सिद्धांत। यह होता है दोस्तों 35 से 50 वर्ष के बीच में। देखिए, बालक किशोरावस्था में पहुंच गया, उसको भविष्य की चिंता होने लगती है, और यहीं से होती है भविष्य की चिंता प्रारंभ। देखिए, बालक यहाँ पर जब उसकी उम्र 35 से 50 वर्ष पहुंचती है, तब बालक क्या सोचता है, जननात्मक बनाम स्थिरता। इसका मतलब बालक यह सोचने लगता है, व्यक्ति यह सोचने लगता है कि अब वह अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाए, और पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए वह अपने आप को स्थिर महसूस करता है। अगर बालक या व्यक्ति यह सोचने लगता है कि अब वह पीढ़ी को आगे बढ़ाने का कार्य करने लगता है, और अगर वह सफल हो जाता है, तो वह अपने अंदर एक स्थिरता महसूस करने लगता है कि हाँ, अब हमारा जो टारगेट था वह पूरा हो चुका है। व्यक्ति अपनी शादी करता है, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, और फिर अपने जीवन यापन में लग जाता है, और वह अपने आप को स्थिरता महसूस करता है। लेकिन अगर वही काम बालक नहीं कर पाता है, तो बालक अपने अंदर एक अस्थिरता का भाव महसूस करता है। इसकी जो उम्र होती है वह होती है 35 से 50 वर्ष की। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा आठवां, जो हमारा आखिरी मनोसिद्धांत है दोस्तों, वह है हमारा संपूर्ण बनाम निराशा। संपूर्ण बनाम निराशा। अब देखिए दोस्तों, यह जो है वह है 50 से 55 तक का, या 55 तक का बोल सकते हैं। इसको अपन ये नहीं बोलेंगे
इसमें 55 भी लिख देंगे, 55 के आगे तक भी चलता रहता है। अब देखिए दोस्तों, यह सिद्धांत क्या कहा, संपूर्ण बनाम निराशा का सिद्धांत। संपूर्ण व्यक्ति जब अपनी जननात्मक और स्थिरता महसूस कर लेता है, जब व्यक्ति के द्वारा अपने संपूर्ण कार्य कर लिए जाते हैं, जो कार्य लेकर व्यक्ति आया था, व्यक्ति ने पढ़ाई कर ली, अपना जीवन जी लिया, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा दिया, अपने संतानों के लिए उसने कुछ कमा के रख दिया, अपने संतान के लिए उसने कुछ कमा के रख दिया, अपनी पीढ़ी को कुछ करने के लिए रख दिया, तब व्यक्ति अपने अंदर एक संपूर्णता का भाव पैदा करता है कि हाँ, मेरे द्वारा जितना काम करना था वह मैं कर चुका हूं, अब मैं सुकून से घर में बैठूंगा। व्यक्ति क्या सोचता है कि मुझे जो कुछ करना था मैं सब काम कर चुका हूं, अब सिर्फ मुझे घर में सिर्फ सुकून से बैठना है। मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर दिया, उनके भविष्य के लिए भी कर दिया, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी कर दिया। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के द्वारा यह कार्य पूरा नहीं किया जा सकता, जो व्यक्ति इस कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं दोस्तों, वह व्यक्ति अपने अंदर एक निराशा का भाव पैदा करते हैं। जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तब वह यह सोचते हैं कि मैंने अपने जीवन में क्या किया, मैंने अपने जीवन में क्या किया कि आज मुझे तो मेरे बच्चों के लिए भी खाने को नहीं है। तब बालक के अंदर या व्यक्ति के अंदर काय का भाव पैदा होता है, निराशा का भाव पैदा होता है। इसी सिद्धांत को क्या कहा गया दोस्तों, संपूर्ण बनाम निराशा का सिद्धांत। तो इस तरीके से एरिक एरिक्सन महोदय के द्वारा 8 सिद्धांत दिए गए हैं जिन्हें मानव सामाजिकता के सिद्धांत कहा जाता है। और सिद्धांत दोस्तों कौन कौन से थे, एक तो था हमारा दोस्तों विश्वास बनाम अविश्वास का सिद्धांत, विश्वास बनाम अविश्वास का सिद्धांत दोस्तों। दूसरा सिद्धांत था हमारा स्वतंत्रता बनाम शर्म का। दूसरा सिद्धांत कौन सा दोस्तों, स्वतंत्रता बनाम शर्म का सिद्धांत। तीसरा था दोस्तों पहल बनाम अपराध बोध, पहल बनाम अपराध बोध का सिद्धांत। और चौथा था दोस्तों हमारा परिश्रम बनाम हीनता का सिद्धांत। चौथा हमारा कौन सा था, परिश्रम बनाम हीनता का सिद्धांत। और अगला है दोस्तों हमारा पहचान बनाम संभ्रांति का सिद्धांत, पहचान बनाम संभ्रांति का सिद्धांत। और पांचवा दोस्तों हमारा कौन सा था, पहचान बनाम संभ्रांति का बाद आत्मीयता बनाम, आत्मीयता मतलब घनिष्ठता, आत्मीयता बनाम अलगाव का सिद्धांत। और दोस्तों सातवां कौन सा था हमारा, जननात्मक बनाम स्थिरता का सिद्धांत। और आठवां है संपूर्ण बनाम निराशा का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत हमारे द्वारा दिए गए हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं। देखिए मैंने आपको कुछ अवस्थाओं में कुछ कंडीशन लिखवाई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई बहन में झगड़ा होना, भाई बहन में झगड़ा होना, यही भी दोस्तों सामाजिकरण का एक विकास होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बाल्यावस्था में बालक के अंदर कौन कौन से सामाजिकरण का विकास होता है, तो यही भी एक सामाजिकरण का विकास है कि बालक बालकों में झगड़ा होना, झगड़ालू प्रवृत्ति का होना। देखिए बालक के अंदर अलग अलग अवस्था में अलग अलग प्रकार के सामाजिकरण के विकास होते हैं, सामाजिकता के विकास होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था और हर बार मैंने आपको लिखा भी है कि इस उम्र में जो देखो लड़कियां जो होती हैं लड़कों की अपेक्षा सरल भाव की होती हैं, त्याग भाव की होती है। क्योंकि लड़के शुरू से ही बाहर जाने लगते हैं, घूमने फिरने लगते हैं, उनका सामाजिकरण विकास होने लगता है, तो वह कैसे होते हैं, चिड़चिड़ेपन के होते हैं, क्रोधी होते हैं और उनके अंदर सहनशीलता का भाव नहीं होता है दोस्तों। लेकिन लड़कियों के अंदर यह भाव पैदा होता है। तो यह सामाजिकरण का विकास है जो कि अलग अलग अवस्थाओं में होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा सामाजिकरण के जो सिद्धांत है वह भी हमारे द्वारा यहाँ पे पढ़ लिए गए दोस्तों। यहाँ पे इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इसकी पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा और डाउनलोड करने के बाद इसको डाउनलोड करके नोटबुक में नोट करिएगा दोस्तों। यहाँ पे हमारा सामाजिकरण का जो चैप्टर है यहाँ पर खत्म हो जाता है दोस्तों। कल हम प्रारंभ करेंगे दोस्तों हमारा अगला चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। जय बाकी। ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो शेयर करिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा और जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। जय बाकी।